अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का या मैथ्स का एक वो टॉपिक जो बहुत काम आता है बच्चों के। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक बेसिकली सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखिए, सबसे पहले जो बात हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर्स में करी थी वो ये थी, क्या कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल क्या होती है जिसका कोई एक ही डेफिनेट सोल्यूशन आ जाता है, एक यूनिक सोल्यूशन आ जाता है। फिर होती है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। जब टू वेरिएबल्स की बात आती है, जैसे कि एक इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है जिसमें एक क्यू है और एक पी है, तो ये इक्वेशन की अगर बात करी जाए जो कि डिमांड की इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, तो ये कहलाती है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। अच्छा, अगर खाली इक्वेशन लिखी हो तो इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप डिफरेंट पी की वैल्यूज डालते हैं इधर, और आपके पास हर एक नई पी की वैल्यू के साथ पी की वैल्यू पर क्योंकि एक नई वैल्यू आ जाती है, तो ये तो कहलाता है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल या विथ टू अननोन वेरिएबल्स। लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन होती है। लेकिन अगर इसी तरीके से दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हो जो कि टू वेरिएबल के साथ हो, तो हाउ टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, इट मीन्स एक साथ। तो अब वो किस तरीके से करते हैं? अच्छा देखें, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स आते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, आपका इक्वल कोफिशिएंट मेथड जिसको भी कह सकते हैं, और फिर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इस तरीके से दो तीन किस्म के, चार किस्म के हमारे पास मेथड होते हैं। लेकिन सबसे पहले और आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे जिस मेथड को, वो मेथड है क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा चले, अब अपने सवाल पे आ जाता हूँ मैं। देखिए, ये है डिमांड की इक्वेशन और ये है सप्लाई की इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि क्यू डी यानी क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे कि कॉन्सेप्ट है डिमांड का और सप्लाई का, जो हमने पिछली वीडियो में अपने करा था। मेरी जो डिमांड सप्लाई मॉडल की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी, उसका लिंक मैं आपको इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उसमें हमने क्या करा था? उसमें हमने ये करा था कि हमने पहले कॉन्सेप्ट देखा था कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। क्योंकि डिमांड क्या होता है कि जब भी प्राइस बढ़ते हैं किसी भी चीज़ के, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड उस कमोडिटी की कम हो जाती है, और इसी तरीके से जब प्राइस बढ़ते हैं किसी भी चीज़ के, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है। तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप था, जो कि हमें यहाँ इस प्लस के साइन से शो हो रहा है, जबकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप था, जो कि हमें यहाँ इस माइनस के साइन से शो हो रहा है। अच्छा, प्राइस के साथ जो भी आपको ये एक कोफिशिएंट दिया हुआ है, ये बेसिकली इस इक्वेशन का पर्टिकुलरली स्लोप कहलाता है, और ये इसका कहलाता है इंटरसेप्ट। इसी तरीके से ये इसका स्लोप और ये इसका इंटरसेप्ट। अच्छा, ये तो वो बात थी जो नॉर्मल हो गई, मतलब एक नॉर्मली हम एक चीज सोचते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये दो इक्वेशंस के एक जब भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, यानी एक यूनिक वैल्यू निकलती है y की, यानी सॉरी p की। और अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो दोनों वेरिएबल्स की एक यूनिक वैल्यू होती है, यानी p की कोई एक खास वैल्यू होगी जिसके ऊपर ये इक्वेशन के अंदर जो q है वो एक खास वैल्यू होगी q की एक p के लिए। ठीक है, अब ये किस तरीके से निकलेगी? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालेंगे कि वो कौन सी यूनिक सोल्यूशन है, वो कौन सा यूनिक सोल्यूशन है जो इन दोनों को सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यूज आती हैं। अच्छा देखिए, अब क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई का इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो इससे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि एक चीज और, कि जैसे कि अगर मैं इधर बनाना चाहूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि ये हमारे पास एक ग्राफ है। यहाँ देखिए, क्योंकि मैंने आपको इनवर्स डिमांड फंक्शन का भी अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया कि इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या होता है, तो मैं उसको बिल्कुल इसी तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि हालांकि इधर ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल और इकोनॉमिक्स के ग्राफ के रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंट होता है उसको हम आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। लेकिन चूंकि डिमांड ग्राफ या सप्लाई का जो ग्राफ होता है उसमें प्राइस जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे आती है। इट मीन्स अगर इसको प्राइस को वर्टिकल एक्सिस पे आना है और क्वांटिटी डिमांडेड को या क्वांटिटी सप्लाइड को एक्स एक्सिस पे ऊपर आना है, तो लाजमी सी बात है ये इक्वेशन को हमें पी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पी की फॉर्म में लिखेंगे तो पी हमारा इज इक्वल टू के आपका कह लेंगे, कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा और बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड पे आ जाएंगी। तो इस डिस्कशन को हमने पिछली वीडियो में करा हुआ है, हम उसको वहां पे देखेंगे। अभी हम यहाँ पे आते हैं, और सबसे पहले डिमांड के लिए, और डिमांड का जो कर्व हम अगर आप बनाएंगे तो देखिए दो पॉइंट्स होंगे जो कनेक्ट कर रहे होंगे, बेसिकली कह लें इंटरसेप्ट होंगे। एक बार आप जीरो रखेंगे इधर और इस क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे जो भी आती है मैक्सिमम, वो आप यहाँ लिखेंगे कि यानी पी जब जीरो था तो क्वांटिटी डिमांडेड
कितनी थी, जैसे कि मुझे पता है यहाँ 20 होगी, ये 20 आ जाएगा आंसर, क्योंकि जब इसको 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा। और एक मरतबा आप इधर इसको 0 रखेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी कि अगर Q 0 होता है तो P की क्या हाईएस्ट वैल्यू होगी, यानी अगर Q 0 होता है तो P की क्या हाईएस्ट वैल्यू होगी। अच्छा, इस डिस्कशन को छोड़ के हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये कहलाती है डिमांड का कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व क्यों बनाया है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मीन्स कि पावर कुछ नहीं है तो क्या है, दोनों वेरिएबल के ऊपर 1 पावर है। तो ठीक है, तो डिमांड का कर्व मैंने डिमांड की इक्वेशन से बनाया है और मैं इक्वेशन लिखता हूँ। लेट सपोज ये है QD इज इक्वल टू 20 माइनस 0.25 P। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से एक सप्लाई का इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रिलेशन है दोनों में। इधर नेगेटिव था प्राइस और क्यू में, तो देखें डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो जो हमारा सप्लाई कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी ये कहलाएगा आपका S सप्लाई कर्व। और सप्लाई कर्व की क्या इक्वेशन नजर आ रही है हमें, QS इज इक्वल टू -3 प्लस 0.6 P। अच्छा, अब यूनिक सॉल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं ना, कि वो जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा आखिर में, वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, बेसिकली ये वो सॉल्यूशन होगा जहाँ पे सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वेट कर रहे होंगे, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करेंगे ही ऐसे कि हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करेंगे, यानी एक दूसरे के बराबर लाकर जो है हम एक वैल्यू निकालेंगे कि जो इन दोनों के लिए सूटेबल हो, जो इन दोनों मतलब कोई ऐसे पी की वैल्यू हम निकालेंगे जो इधर क्वांटिटी, चाहे आप इधर इस इक्वेशन में रखें या इस इक्वेशन में रखें, क्वांटिटी सेम आएगी आपके पास, तो वो ये वाला यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा आपके लिए। ठीक है, अब इस यूनिक सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और ये बेसिकली अगर इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम आ गया। और इक्विलिब्रियम किसका, अगर ये क्वांटिटी की बात की जाए तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और अगर बात की जाए प्राइस की तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन की मैं हेड निकाल दूं। अच्छा, देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करें, यानी या Q की टर्म में करें या P की टर्म में करें, और फिर उस इक्वेशन को जिस तरह सॉल्व करा है, जो आंसर आया है उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दें। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि देखें जब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वेट हो गई तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक ही क्वांटिटी आएगी, एक सिंगल क्वांटिटी आएगी जो डिमांड भी हो रही होगी और जो सप्लाई भी हो रही होगी, यानी जो वैल्यू है इतनी ही क्वांटिटी डिमांड हो रही है यहाँ और इतनी क्वांटिटी यहाँ पे सप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस क्वांटिटी D को और यहाँ से इस S को हटा देंगे। क्यों, क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि आखिर में जो आंसर आएगा वो एक क्वांटिटी आएगी जो दोनों के लिए सेम होगी, जो कि हम बाद में प्रूव भी करेंगे। अच्छा, तो जब ऐसी बात आएगी तो अब देखें, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार ये Q की टर्म में ये इक्वेशन लिखी हुई है, अब आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, तो बेसिकली सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपकी कहलाएगी इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको, और ये कह लें आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। अच्छा, देखें Q की वैल्यू क्या आ रही है पहली इक्वेशन में 20.0.25 P। तो अगर हम इस Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें सेकंड इक्वेशन में, तो इस Q की जगह पे हम क्या, इस चीज को हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 20 माइनस 0.25 P इज इक्वल टू -3 प्लस 0.06 P। अच्छा, अब इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखें एक इस साइड के ऊपर टर्म है P के साथ और एक इस साइड के ऊपर टर्म है, ये P के साथ नहीं है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। हम इस कांस्टेंट टर्म में माइनस के साथ है, हम इसको इधर ले जाते हैं, ये आ जाएगी 20 माइनस के साथ उधर जाएगी इज इक्वल टू का तो +3, और ये जो 0.25 P है माइनस के साथ, इसको अगर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 P, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +0.25 P। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो हमारे पास जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि ये हो जाएगा आपका 20 + 3 23, और ये क्या हो जाएगा 0.6 प्लस 0.25 P। देखिए, जब क्योंकि P और P जो आपके पास जो वेरिएबल है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा, जो आपके जो सामने उसके साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, 0.6 और 0.25। जब इसको आप ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 0.85 P। अच्छा, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0.85 मल्टीप्लाई हो रहा है P से, तो ये बेसिकली इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं 23 डिवाइड बाई 0.85 पी। ठीक है, अब ये आपका पास जो है वो एक आप समझ लिया, कहते हैं कि डिवाइड में या क्वेश्चन के तरीके से एक आपके पास एक वैल्यू आ गई है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, आपके पास आएगी बेसिकली इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, मैं इसको ज़रा थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 23 डिवाइडेड बाय 0.85 पी। अच्छा, अब आप इसको डिवाइड करेंगे 23 डिवाइड बाय 0.85 पी, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 0.85 पी। जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा पी इज इक्वल टू 27.06। ठीक है, यानी ये क्या आ गई, ये आपके पास क्या आया है, ये आपके पास आया है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है जी, तो ये तो आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस आपके पास। अच्छा, अब इसी इक्विलिब्रियम प्राइस को, इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये क्या है, किसके बराबर है, 27.06 के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी 27.06 को आप चाहे इस इक्वेशन में पुट करें या आप इसको इस इक्वेशन में पुट करें, आंसर आपके पास सेम आएगा। मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर आप जो है इस इक्वेशन में पुट करके देखिएगा कि जो आंसर इससे आया है वही आंसर आया है। तो देखिए क्या करेंगे हम, Q इज इक्वल टू 20 माइनस 0.25 P। तो P की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, जब मैं क्योंकि कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो P की जगह पे क्या लिखेंगे 27.06। अच्छा, तो अब क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ रहा है इधर 6.765 माइनस 20। तो जब आप इसको 20 को माइनस करेंगे इससे 6.765 से, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 13.235। ये आपका आ गया क्या, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, तो यानी यहां हम इसको लिख सकते हैं कि भाई क्या आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी 13.235, यानी 27.06 प्राइस के ऊपर हम कितना करेंगे, हम आपकी डिमांड करेंगे या सप्लाई और डिमांड कितनी होगी 13.235। ये हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकाल ली और इक्विलिब्रियम हमने प्राइस भी निकाल ली है। और आप इस इक्वेशन में भी अगर इस प्राइस को रखेंगे तो आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन फिल वक्त मैंने आपको जो चीज़ सिखाई है, एक तो ये डिमांड का कॉन्सेप्ट हो गया, डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम मॉडल का कॉन्सेप्ट हो गया, इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई कैसे आता है, इक्वेशन के थ्रू कैसे आता है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू ये किस तरीके से सॉल्व होता है अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमें करना हो। तो ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे और डिफरेंट एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, और या फिर उसके बाद जो है हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाएंगे, और फिर हम उससे आगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की तरफ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।